बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम के ज़रिए होना एक लाजमी अमल करार दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ही वोटिंग को लाजिम करार दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। मेयर, डेप्यूटी मेयर और काउंसलर्स के लिए एक जॉइंट पैनल होगा और सादा अक्सरियत से उम्मीदवार कामयाब होंगे। आज विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मुमलिकत फारूक हबीब दोनों लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी कुछ सवालात उठाए। और एक तरफ हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक केस जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है फॉरेन फंडिंग को लेकर, उसका भी जिक्र किया और ये भी कहा कि हमने तो 22 वॉल्यूम्स जमा करा दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसे नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीनों बड़ी जमातों का जो फंडिंग का सिलसिला है, जहां जहां से इनको फंडिंग होती है, वो अवाम के सामने एक साथ रखा जाए। फिर साथ ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का 2009 से 2012 तक फंडिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से भी कहा कि एक भी उनके डोनर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और फिर ये भी कि कुछ ऐसी जमातें भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं जो कि शिद्दत पसंद जमातें हैं। तो इलेक्शन कमीशन अब इस मुतालबे को या इनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरीके से लेता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि अगले हफ्ते मिनी बजट आने वाला है उसका जिक्र किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी मिनी बजट का नाम तो ऐसे ही दे दिया गया है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं और बहुत सा इसमें काम जो है ये एडजस्टमेंट्स पहले ही हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे जो बिजली के नर्ख बढ़ने हैं वो पहले ही बढ़ा दिए गए हैं, टैरिफ पहले ही बढ़ा दिया गया है। और महंगाई के हवाले से बात करते हुए कह रहे थे कि महंगाई मुसलसल कम हो रही है और ये तीसरा हफ्ता है कि जब महंगाई कम हुई है। लेकिन महंगाई को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे है वो हमारे सामने है जो पिछले ही दिनों आया है। अब ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं कि ये जो सर्वे किया गया उसमें 92.9% 92.9% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बनिस्बत इसके कि जो पिछले अदवार थे। मिसाल के तौर पे 4.6% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में महंगाई थी और 2.5% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया। फिर इसी सर्वे के अंदर अगर हम जो हुकूमत की एक ख़ुद एहतसाबी की ड्राइव है उसका जिक्र करें तो उस पर भी आवाम ने कोई खातिर खा सेटिस्फैक्शन का इजहार नहीं किया। 85.9% लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये तसल्ली बख्श नहीं है जो हुकूमत की खुद एहतसाबी की एक ड्राइव है और 66.8% लोगों ने हुकूमत की इस खुद एहतसाबी की कहिए या जो एहतसाब का उनका नारा है उस पूरी की पूरी ड्राइव को पार्शल करार दिया, यकतरफा करार दिया। और ये वही चीज़ है जो कि अपोजिशन की जमातें इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती हैं। फिर जब इस सर्वे के अंदर अवाम से ये पूछा गया कि आपकी नज़र में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो 41.4% लोगों ने पुलिस के डिपार्टमेंट का जिक्र किया, 17.4% लोगों ने जुडिशरी का जिक्र किया एंड मूविंग ऑन, इसमें पूरी आगे फहरिस्त है। सो आज इन्हीं चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे और डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सूबाई वजीर सिंध हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करेंगे
पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया है और उसमें ईवीएम के जरिए ही बल्दियाती इंतखाबात कराने को लाजमी करार दिया गया है। सो अब आप इस पे कोई जा रहे हैं अदालतों में या क्या करेंगे? आप लोग तो वैसे ही ईवीएम को नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी सारिया। देखिए, ईवीएम का मसला तो उस वक्त से आपको पता है कि ज़ेर बहस है कि जब से एक मैं ये कहूँगा कि गैर जमहूरी तरीके से बुलडोज़ करके इस बिल को जॉइंट सेशन से पास किया गया, और जब जॉइंट सेशन को कुछ दिनों के लिए मुलतवी किया गया तो कहा यह गया कि मुलतवी इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि हम अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेंगे और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही इनके नंबर गेम जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने बताया कि पूरे करा दिए गए या कर लिए, जो भी वो जो उन्होंने कहा कि हम आए नहीं है, लाए गए हैं, एहतमाम के साथ एहतमाम जब मुकम्मल हो गया तो उस वक्त उन्होंने रातों रात फिर वो कर दिया जी कि हम जॉइंट सेशन कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने वो बिल पास कर लिया और उसके बाद से ये बहस अभी जारी है। चूँकि अब ये एक जॉइंट सेशन से पास हो चुका है ज़ाहिर है, और अब इसमें जो हमारी कानूनी माहिरीन की टीमें हैं, ये बात तो तय है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना ईवीएम से इलेक्शन। बल्दियाती की बात कर रहे हैं आप? मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जनरल इलेक्शन? मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसको हम बाकायदा चैलेंज करेंगे, अपोजिशन पार्टियां से बाकायदा चैलेंज करने जा रही हैं। तमाम जो कानूनी चाराजोई जिसका हक हमें हासिल है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरीके से इन्होंने, मैंने अर्ज़ किया कि बुलडोज किया है, इसको हम इंशाअल्लाह स्ट्राइक डाउन करवाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्यों मैंने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात की है, दूसरा मरहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ठीक है, आपने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ईवीएम के हवाले से अपने एतराज़ात उठाए जी। कुछ उसमें टेक्निकल थे, कुछ उसमें टाइम फ्रेम के हवाले से थे कि आपको इतनी लाख मशीनें इतने कम टाइम में अगर बनानी है, असर एंड ऑर्डर करनी है, टेक्निकल स्टाफ को आपने ट्रेन करना है, तो ये मोटी मोटी बातें। तो वज़रा ने जो बयान इस्तेमाल, जो ज़बान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने उसको भी ऐसे समझ लिया कि ये भी कोई अपोजिशन की पार्टी है। ठीक है, उसमें भी गोले बरसाए, जो कि मुल्क का एक आईनी इदारा है। बाद में हो गई माफी तलाफी, फिर चलिए जो भी जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस हद तक जाना नहीं चाहिए था। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं। अब ये मैंने कहा दूसरा बात मुकम्मल कर लूँ कि दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात हैं वो अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों चीजों को रखोगे तो मुझे कतई तौर पे नहीं लगता। सही है कि 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने रेज किए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी उमूर की वजारत को लिख भी दिया कि क्योंकि अब कानून साजी हो गई है तो अब तो उन पे फर्ज है, उन्होंने कहा अब तो हमने करना ही करना है, तो उन्होंने फिर मजीद चीजें भी मांग ली हैं, यानी वो करवाने को तैयार है इलेक्शन कमीशन एतराज़ात के बावजूद। अब तो वो पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है, मैंने अर्ज़ किया कि मुल्क का एक आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, आईन और कानून के ताबे है। अगर एक कानून बन गया है तो वो उस कानून के तो ताबे है। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने कहा कि जो उन्होंने टेक्निकल रीजंस लिखी हैं, एतराज़ात उठाए हैं टाइम फ्रेम के, मैनेजमेंट के, क्या वो उसे फुलफिल कर पाएंगे? वो कोशिश करेंगे। बट आप कोर्ट जा रहे हैं, मुझे लगता ये है कि उनके उस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपोजिशन की पार्टियां बशमूल हमारी पार्टी के, इस पर हमारी कानूनी माहिरीन काम कर रहे हैं, इसे हम चैलेंज करेंगे, आखिरी फोरम तक इस पे लड़ेंगे। अच्छा, और ये जो मंसूबा है कि पहले आपने आरटीएस को बिठा के कामयाबी हासिल की, वही काम अब और आप ईवीएम के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब्बासी साहब एक ये होगा नहीं अगले इलेक्शन। ये तो कह रहे हैं कि जी ये जाएंगे कोर्ट के अंदर। अब आज फवाद चौधरी ने भी इस पे बात की पंजाब के हवाले से कि पता नहीं किसने कह दिया है कि ईवीएम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वो शायद हवाला दे रहे थे नाम लिए बगैर आपके अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर शिबली फराज का। आप लोगों की कॉन्ट्रडिक्शंस भी बहुत हैं। एक तरफ आप ऑर्डिनेंस जारी करते हैं पंजाब में, शिबली फराज साहब कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इतने वसी पैमाने पे होते हैं। देखिए साथिया, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। पहली बात ये कि आपने अपोजिशन पार्टियों से पूछा, अगर डॉक्टर तारक फजल साहब से, आप पार्टी की एक मजबूरी है, पार्टी का एक कहा उन्होंने पार्टी को मुतमईन करना है, अपोजिशन पार्टी ने ली हुई है, अंदर से ये सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के इदारे ये तय कर लेते हैं कि हमने इस सारे सिस्टम को, वोटिंग के सिस्टम को टेक्नोलॉजी के ज़रिए करना है, तो ये इन सबको पता है कि ज़ाहिर है ये ज़्यादा सेफ़र होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, झगड़े कम से कम होंगे और हर चीज़ को ट्रेस करना ज़्यादा आसान है। बिकॉज पाकिस्तान में या दुनिया में जितने मसाइल थे इस तरह के प्रोसीजर्स के, उनको हल करने के लिए टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं करती। ये जो इनका बयानिया है वो पार्टी पोजीशन है, इसलिए ये बहस करते रहेंगे।
मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो ईवीएम पे इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। फंड्स मांगे हैं उन्होंने। जी हाँ, एक बात बिल्कुल कि जिस वॉल्यूम पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन में जो उसका पायलट प्रोजेक्ट है वो सारे बल्दियाती इलेक्शन में ट्राई किए जाएंगे। अच्छा। कुछ एरियाज में और कुछ पोलिंग स्टेशन पे वो ट्राई कर दिए जाएंगे, बिकॉज इलेक्शन भी मतलब बल्दियाती पूरे पंजाब में आप कह रहे हैं कि नहीं होंगे। लेकिन अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, ये फेजेस में हो रहा है। केपी में भी सारा इलेक्शन नहीं हो रहा, पंजाब में भी मेरे मालूमात के मुताबिक केपी में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं है। इलेक्शन एक ही नहीं होगा। और मुझे इलेक्शन अगर मार्च में हो जाते हैं तो मार्च तक मेरा ख्याल है कि ये तैयारी कर ली जाएगी कि अगर ईवीएम को लाना भी है तो अब ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि एकदम से लेके आना है या फेजेस में लाना है। लेकिन एक बात तो तय है, 2023 का जनरल इलेक्शन ईवीएम पे होना है। इलेक्शन कमीशन की जितनी आप बातें कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन जितना भी खुद मुख्तार इदारा है, आइन और कानून और पार्लियामान के फैसलों के ताबे है। पार्लियामान ने फैसला कर दिया है कि ईवीएम से होना है, इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। ऑटोनमस एक इदारा है, बट इलेक्शन कमीशन भी अगर बहुत ज्यादा एतराजात हैं, कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो आइन की या कानून की तशरीह के लिए वो भी अदालत का रुख कर सकता है। नहीं, वो तशरीह के लिए कर सकता है, लेकिन कोई ये इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान नहीं होगा, उसमें तीसरी पार्टी हुकूमत है। और हुकूमत ने लेकिन उनके आपकी बात तमाम, देखिए मैं एक जुमला बोलूं, गवर्नमेंट जो है ना, इमरान खान हुकूमत कमिटेड है कि ये कराने के लिए, तो हम कहते हैं ना हम आखिरी हद तक जाएंगे इलेक्शन कमीशन को कन्विंस भी करने के लिए और फैसिलिटेट भी करने के लिए और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी जो जो चाहिए होगा वो दिया जाएगा। वरना ये बहुत बड़ा, खुदा न खास्ता, ऐसा कोई केओस इलेक्शन कमीशन नहीं चाहेगा कि कानून के मुखालिफ वो इलेक्शन। तीन चीजें आ गई। एक ऑर्डिनेंस जारी होता है पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो ये कहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में लाजमी है। शिबली फराज साहब वफाकी वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है। और सदाकत अली अब्बासी साहब ये कहते हैं कि उनका ख्याल ये है कि कुछ हलकों में हो जाएगा और कुछ हलकों में नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई। तैमूर तालपुर साहब वो कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाहिर है कंप्लीट इसका इस्तेमाल हो या ना हो ईवीएम का, 2023 के इंतखाबात में, जनरल इंतखाबात में ज़रूर होगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जो बात की, क्या आप लोग भी इस पर अदालत का रुख कर रहे हैं 2023 के? क्योंकि सड़कों पर आने से ईवीएम का इस्तेमाल नहीं रुकेगा, सड़कों पर आने से हुकूमत इस चीज़ को वापस नहीं लेगी, तो कानूनी चाराजोई की तरफ जा रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। सबसे पहले तो ये ईवीएम नहीं है, इसका असल नाम ERM है, इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन। क्योंकि अब इनके पास और कोई सहारा नहीं है फिर कभी मेरे ख्याल से मुल्क की सियासत में आने का या हुकूमत बनाने का, सिवाय कि कोई बैकडोर जैसे पहले इनको मिला था वैसे ही कोई बैकडोर को अपना ले। दूसरी बात, आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने आने से पहले या आने के बाद अभी जो 3.5 साल हुए हैं उसमें कोई एक बात या कमिटमेंट पूरी की है अवाम के साथ जो ये ERM को लेके आएंगे? लिहाजा इनकी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। और इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी जनरल इलेक्शन में 1.5 साल पड़ा हुआ है, पर आप देखेंगी कि ये बल्दियाती इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इनको सिर्फ बातें करनी आती हैं, वो बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आवाम को परेशान नहीं होना चाहिए इनकी बातों में आकर, और हमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोटों का रुख करना भी चाहिए और हम करेंगे भी सही। और मेरे ख्याल से सारी अपोजिशन जमातें एक साथ जाएंगी, क्योंकि सोच समझ बात है कि एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के 10% ममालिक में भी नहीं चल रहा, उसको पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर हमें क्यों ज़रूरत है? जब सारी अपोजिशन इसके खिलाफ है, जब आपका इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ है, तो फिर क्या ज़रूरत है? ऐसी कौन सी चीज़ आपको, ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है जो आपको और कहीं से नहीं मिल सकता? अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं आप भी बाकी ऑपोजिशन जमातों की तरह जाएंगे, अदालत का रुख करेंगे इस पे। अच्छा, अब एक और मामला इलेक्शन कमीशन की ही, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे इस पर, तो एतराज़ात आ गए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि 2 वज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर कुछ बयानात जारी किए गए थे, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिस लिया तो वहाँ गए, माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि PTI का फॉरेन फंडिंग केस तो चल रहा है और आप लोगों को भी बड़ा यकीन है कि इसमें अगर कुछ आया तो PTI बड़ी मुश्किल में होगी, आज उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तीनों बड़ी पार्टियों का जो फंडिंग का रिकॉर्ड है वो एक साथ सामने लाएं। नून लीग पर ये उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है कि एक भी डोनर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कुछ आपके यहाँ पार्टी ऑफिसेस का हवाला दिया, F7 में, F8 में,
कि वो भी शायद कम उनकी भी मालियत दिखाई गई है इलेक्शन कमीशन में। सो ये क्या मामला है, आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ इलेक्शन कमीशन में? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि F8 में जो पार्टी का ऑफिस है वो 2004 से मेरे घर में है। अच्छा जी, वो मेरा आपके घर में? बिल्कुल, वो मेरा F8 वाला जिसका आज एड्रेस भी बता रहे थे। मैंने एड्रेस सुना नहीं, लेकिन F8 में एक ही ऑफिस है। अच्छा, वो मेरा ऑफिस था। ठीक है। और 2004 से वो हमारे पार्टी का मरकजी सेक्रेटेरिएट रहा है। और ये कोई तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है कि वो ख़त्म इसलिए करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर आ गया था कि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में कमर्शियल एक्टिविटी जारी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस्लामाबाद के तमाम रेजिडेंशियल एरियाज़ में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हो गए थे इस वजह से। तो आप मुझे बताएं उसकी मालियत पार्टी क्या शो करे, पार्टी का तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि मैं इसकी बिल्कुल तायीद करता हूँ फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है कि तमाम पार्टियों के तमाम फंड्स बशमूल हमारी पार्टी के तमाम डोनर्स एवरीथिंग शुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड, पूरी कौम को बताएं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फॉरेन फंडिंग को इतने अरसे से इल्तवा पे इल्तवा ले रही है, दूसरी अदालतों का रुख कर रही है स्टे ऑर्डर लेने के लिए कि हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग्स को रोका जाए, और अपना रिकॉर्ड नहीं दे रही, वो तो पूरी कौम ने देखा है। तो इसलिए अगर उन्होंने मैं ये कहूँगा कि अगर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने अपील की है या दरख्वास्त की है, मैं इसे एंडोर्स करता हूँ। अच्छा, कि तमाम पार्टियों की फंडिंग बिल्कुल रिकॉर्ड जो भी है सामने लाया जाए। हमने जो दे दी है वो इलेक्शन कमीशन जो मांगा जो दी है, ठीक है। अगर किसी ने, जो मैं खुद इस्लामाबाद हूँ, मैं इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट भी हूँ, ठीक है। F73 का भी एक उन्होंने घर का हवाला दिया कि ये भी पार्टी ऑफिस बनाया हुआ और इसकी मालियत शायद 2 करोड़ दिखाई गई है। अब F7 में 2 करोड़ का वो कहते हैं फुटपाथ भी नहीं मिलती। ये फवाद साहब ने आज कहा है, कैसे आपने 2 करोड़ दिखा दिया? अगर एक वफाकी वजीर इतना लाइल्म हो तो उसमें मैं इज़हार अफसोस ही कर सकता हूँ। और हुकूमत की किस्मत पे मैं क्या कहूँ कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि मैं, यानी मुझे अफसोस है कि वफाकी वुज़रा की ये हालत है, वो इतने लाइल में। आप कह रहे हैं F7 वाला जो घर है, मैं आपको बताता हूँ, ये वो घर है जिस पे काफ लीग ने कब्जा किया। अच्छा जी, वो अंडर लिटिगेशन है। उस घर की जो लिटिगेशन है वो भी कोर्ट में मैं गया हुआ हूँ। अटॉर्नी पार्टी प्रेसिडेंट की थी और मैं उसमें एज पार्टी हम उसको केस लड़ रहे हैं। ठीक, उस पर कब्जा काफ लीग ने किया हुआ था और इस वक्त वो घर सील्ड है कोर्ट की तरफ से। लिहाजा वो अंडर लिटिगेशन घर है, उसमें हमारा इस वक्त पोजीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि हाँ रिकॉर्ड आए, सामने आए, सील्ड है। आप कहते हैं कि आप लोगों से जो रिकॉर्ड मांगा इलेक्शन कमीशन ने वो है। लेकिन मैं अब्बासी साहब आपकी जानिब आने से पहले इसी पे पीपल्स पार्टी का मौकफ लेके फिर आपका जवाब इकट्ठा लूंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे भी उन्होंने कहा, तैमूर तालपुर साहब, के 2009 से 2012 तक का फंडिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, किसी डोनर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो कहते हैं जरदारी साहब ने जो है वो USA में पार्टी को रजिस्टर करवाया, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी सामने लेकर आएँ पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड भी। डॉक्टर साहब ने तो कहा कि भी ले आए सामने, लेकिन PTI कहती है कि हमने तो 22 वॉल्यूम्स जमा करा दिए हैं। आप दोनों की तरफ से उनका दावा ये है कि कुछ इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाया गया। मैं बड़ा वाजे आपको बताता चलूं कि सलीम मांडवी साहब ने जो रिकॉर्ड हमसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मांगा था, हमने उसके समेत जो नई चीज़ें मांगी थी हम वो भी देके आ गए। तो एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमसे मांगा गया हो और हमने ना दिया हो। हमने आपको जैसे बताया कि हमने जो चीज़ें नहीं मांगी गई थी वो भी जमा करा दी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या समझते हैं, कोई भी वफाकी वजीर खुद आके और ऐसी गलत बातें कर देता है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। और क्योंकि झूठ तो रहता नहीं ना, अगले दिन ये सारी चीज़ें उनके सामने उनके मुंह पे आ जाती हैं कि सारा झूठ इन लोगों ने बोला है, कोई बुनियाद नहीं है। ये तो यहाँ तक हाल है कि प्राइम मिनिस्टर आके चैनल्स पे बैठ के कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शुगर मिल्स नहीं खुली क्योंकि 1 महीना डिले कर दी सिंध हुकूमत ने। पिछले 50 सालों से जो है शुगर मिलें 25 तारीख को खुलती थी नवंबर की, तो ये कह रहे हैं कि हमने 1 महीना लेट कर दिए। ये कह रहे हैं कि हमने सिंध की कुछ शुगर मिलें बंद कर दी, जब सिंध के शुगर मिल का तो उस वक्त तक वो खुला ही नहीं था, डेट ही नहीं आई थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते खुद भी जब आए तो बात ऐसी किया करें जिसका कोई वजूद हो, और खास तौर पे खसूसन कम से कम जब प्राइम मिनिस्टर आके कोई बात कहते हैं तो उसे तो फैक्ट्स बता दिया करें, लोग तो ना हंसाए अपने PM के ऊपर। लेकिन इलेक्शन कमीशन का बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तमाम रिकॉर्ड, उनके तमाम डोनर्स का, चाहे वो मुल्क में हैं बाहर हैं, वो मौजूद है। आज एक और भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुसैन हक्कानी
जब अमेरिका में सफ़ीर थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ फंड रेजिंग किया करते थे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको मिले थे एम्बेसडर की हैसियत से पार्टी के लिए। हमारी लीडरशिप पर कितने इन लोगों ने उल्टे सीधे झूठे केसेस किए हुए हैं जिनके ना पैर ना सर, अभी तक एक चीज मिल नहीं सकी। हमारे लीडरों को साल साल 2-2 साल लोगों ने अंदर रखा। तो अगर ऐसा कुछ है तो नैब क्यों सोई हुई है? एक्टिव करें, भेजें नैब को जरा आके इंक्वायरी। फिर से 150-200 इंक्वायरियां हो रही हैं, 1-2 और भी हम पे आप कर दें आके। ये दिया बेस्ड एक्यूजेशंस दे डू ऑन अस, और फिर ये शर्मिंदा भी नहीं होते झूठ बोलने के बाद। अच्छा, मुझे अब्बासी साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फॉरेन फंडिंग वाली चीज़ से इतना घबरा रही है जो कि जवाबन आपको बाकी पार्टीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ती हैं? देखें सादिया, पीटीआई अगर आप किसी दुनिया के बैरून मुल्क किसी मुल्क में जाएं, आप लंदन में यानी अमेरिका बरतानिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, पीटीआई के बाकायदा वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और हज़ारों मेंबर्स हैं और हर मेंबर कम से कम $10 उसकी वो एक मंथली फ़ी है जो वो मेंबर होने के हवाले से। और मुझे इसका ज़ाती तौर पे पता है कि वो लोग वहाँ पे इलेक्शन होल्ड करते हैं और उनकी एक ही जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से उस मुल्क के कानून के मुताबिक पार्टी के लिए डोनेशन देते हैं। पीटीआई से जब ये पूछा गया तो पीटीआई ने 40,000 डोनर्स का डाटा दिया है जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं और वो हमारे लिए फंडिंग भेजते हैं। और आप हमारी पार्टी, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो बड़े बड़े वहाँ पे डिनर करते थे और उन मुल्कों के कावानीन के मुताबिक एक ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म तरीके से हमारे पास ये पार्टी की डोनेशन आती हैं, फंडिंग आती है। अब अगर पीटीआई को उन्होंने स्क्रूटनी करनी है और कहीं कोई इरेगुलरिटी किसी जगह पे भी अगर हुई भी है तो हमारा सवाल ये है कि ये कोई भी मैकेनिज्म है, इसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को आप इकट्ठा इनको देखें। हमें पता है कि पीएमएलएन पे और पीपल्स पार्टी के पास किसी डोनर का रिकॉर्ड ही नहीं है। वो अभी 2 घरों का इन्होंने बता दिया आपके सामने बैठे बैठे डॉक्टर साहब। घरों का मामला, ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। हाँ। जो इनके बाहर से पैसे आते हैं, एक इल्ज़ाम है कि इनको उसामा बिन लादेन ने भी फंडिंग की है। एक इल्ज़ाम यह है कि इनकी पार्टियां, इनके जो लीडर्स हैं वो अपनी ज़ाती मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी पार्टी फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारा सवाल क्या है, जैसे कोई एक जायज़ डिमांड है कि 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीनों को एक ही छलनी से गुजारें, भले तीनों के तीनों डिस्क्वालीफाई हो जाए और भले पीटीआई डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये कोई नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें। ये तो बात समझ में आती है, सिर्फ हमारा सवाल ये है जो भी फंडिंग है ना वो एक साथ सामने लेकर आ जाए। पीटीआई ये समझती है कि हम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, हमने शनाख्ती कार्डों के नंबर, उनके पासपोर्ट के नंबर और 40,000 लोगों का डाटा दिया है, जबकि हमारा दावा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फंडिंग जिस तरीके से होती है वो सारे गैर कानूनी है। लेकिन ये तो आपके अपनी पार्टी के अकबर एस बाबर उन लोगों की तरफ से अपनी पार्टी तो नहीं। अब अगर आप ये कहें कि आप चौधरी शुजात साहब को कहें कि वो मुस्लिम लीग के पार्टी, वो आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने वालों में से तो है ना। अच्छा, उस वक्त तो ये ना वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे या नहीं थे? अब मुझे बताएं, मुस्लिम लीग जो मुस्लिम नवाज शरीफ है, इनमें शुजात हुसैन साहब बड़े अहम रुकन नहीं थे, लेकिन जब वो चले गए उन्होंने मियां साहब के बारे में क्या क्या कहा, इस तरह नहीं होता। वो जरूर पुराने मेंबर थे, हमारे साथ उन्होंने काम किया। वो पार्टी के ओहदे मामलात में जब उनको निकाला गया तो वो फिर कई हमारी जो मुखालिफ पार्टियां उन साथ मिलके उन्होंने को बदला लेने की कोशिश किया। लेकिन बहरहाल हमें इस पे कोई एतराज नहीं है कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग को चेक किया जाए, लेकिन उसमें जेयूआई, एमक्यूएम। फिर डॉक्टर साहब, आपको लगता है जो इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं कि इलेक्शन कमीशन इनका फैसला सुनाने में बहुत देर कर रहा है, क्या वजह है? ये लोग जाके ऐसे कोई केस प्रेजेंट करते हैं या इलेक्शन कमीशन की तरफ? बुनियादी तौर पे कुछ प्रोसीडिंग्स में खुद भी गया। बिल्कुल, आप यकीन करें कि उसमें जो जैसे कहते हैं ना इल्तवा मांगना इलेक्शन कमीशन से, कोई ऐसा हरबा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल ना किया हो टाइम गेन करने में, रिकॉर्ड जमा कराने में। अच्छा, उसकी जनाब वो क्या उसे कहते हैं, बहस कर लें जी, शहादतें, ये सारे वो मराहल होते हैं ना जिनसे गुजर के आपने आगे इलेक्शन कमीशन ने या कोई भी जुडिशल बॉडी जो होती है उसने फैसला सुनाना होता है। मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूँ कि तमाम वो हरबे, अब मेरे खिलाफ अगर सिविल कोर्ट में मिसाल के तौर पे अगर कोई केस ट्रायल हो रहा है, मैं सेशन कोर्ट में चला जाऊंगा, रोकें इसे, वो नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट में दरखास्त दे दूंगा, रोकें इसे, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँ। तो ये ऑप्शंस होते हैं और जितना आपका वकील तेज होता है इतने आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो उस बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह इसको इन्होंने आगे करने की कोशिश की, अपने फैक्ट्स नहीं दिए, वो कह रहे हैं हमने 22 वॉल्यूम्स जमा करा दिए, सारा रिकॉर्ड दे। बात मेरे या आपके मुतमिन होने की नहीं है, बात इलेक्शन कमीशन के मुतमिन होने की है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनाब हम सेटिस्फाइड हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। और ये बात मेरा ख्याल है वो अकबर एस बाबर हों या कोई भी हो,
कितना अरसा हो गया है वैसे इलेक्शन इसको फॉरेन फंडिंग केस को? कई साल हो गए। कई साल हो गए हैं ना। बिल्कुल। क्यों? सवाल ये है कि अगर आपके पास हर चीज सुने ना, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है। मुझे अगर मैं सिंपल से मिसाल देता हूं, अदालत का जिक्र किया ना कि अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे सिस्टम ये होता का तब है जब एक पार्टी खुद जान के फैसला ना करवाना चाहे और वो फिर इल्तवा के तरीके ढूंढती है, जब उसके अंदर कोई ना कोई दाल में काला हो। मैं एक मिसाल बताता हूँ, अगर मुझे ये अपना टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर वो मुझे कहते हैं कि जी अपने सारे अकाउंट्स दिखाएं और मैं टैक्स टैली करें, अगर मैं सच्चा हूं मैं अगले दिन सारी बैंक स्टेटमेंट जाके उनके दफ्तर में रखूंगा, ये लोग केस की अपील कैसे बात खत्म। आप इनको बता दें। लेकिन कैसे डिले, अगर किसी नैब केस की जो अपीलें हैं उनमें कैसे डिले करते हैं इनको पता है? पता है वो कह रहे हैं आपको पता है। वो नैब वालों से नहीं मैं नैब के जो केसेस के खिलाफ आए हुए उसमें जितनी ये अपीलें डिले टैक्टिक्स करते हैं इनको अच्छा पता है। सही बात है, एक इल्तवा मांगो, दूसरा बात को डाइवर्ट करो, दोनों में ये तेज है। तो मैं क्रेडिट देता हूँ लेकिन इन्होंने बात उधर लेके जहाँ पता लगा कि हमारी पार्टी जो है हमारी पार्टी घेरे में आ गई है और इलेक्शन कमीशन में तुम्हारी पार्टी करती रही है, डॉक्टर साहब उसके आई विटनेस है, तो इन्होंने कहा जनाब लेकिन देखिए आप उस पे चुप हो गए। मैंने आपको बताया है, वो तो बात मुकम्मल हो गई। मैंने आपको बताया कि मैं तो उसका खुद विटनेस हूँ। तो हल क्या है फिर? इसका तो कोई हल नहीं है। फिर तो इदारे पे ये जाते रहे वो इल्तवा की, एक अदालत से आपको फायदा है, एक से नुकसान है। फायदे वाली आप बात करते रहे, नुकसान वाली की बात है। इसका हल सिंपल बात है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पे जिस इसी प्रोसीड कर रहा है इसका फैसला जल्दी होगा। ठीक है। अच्छा वैसे भी दूसरी बात, इसका एक दूसरा एंगल सुन लें। इनको घर भेजने के दो तरीके हैं जो कि इस वक्त जरूरी हो चुका है। अगर मुल्क बचाना है, कौम को इस अजाब से निकालना है, तो कह रहे हैं भाई हम दो तरीके हैं। एक नो कॉन्फिडेंस और दूसरा ये जो फ्रॉड उन्होंने फॉरेन फंडिंग में किए हुए हैं जिसपे पार्टी डिस्क्वालीफाई होती है। ये दोनों तरीके से किसी एक तरीके से जाने वाले हैं। ये आपको अपोजिशन की तरफ से तमाम बरस बात है। इन्होंने कह दिया कि साढ़े पे ना रहना, दूसरी वाली हैं जो अभी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने कर भी दिया कि ये फॉरेन फंडिंग वाला फैसला बड़ी जल्दी आने वाला है और ये आपके हक में नहीं जाना, ये वो इशारा कर रहे हैं उस जाने। पीडीएम के बड़े एक्टिव आदमी हैं, इन्होंने आपको बता दिया कि इनके बस में कुछ नहीं है कि पीटीआई को घर भेजें। यही कुछ है कि कहीं ये पीटीआई खुद जाते जाते गिर जाए, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। पता है महंगाई आ जाए, लॉन्ग मार्च 4 महीने बाद है, 4 महीने में महंगाई खत्म हो जानी है। वो क्या होता है ना, वो क्या होता है ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगी महंगाई ना इनका होगा लॉन्ग मार्च। तो इनकी ऐसी उम्मीदों पे है कि कोई खुदा ना खासा पीटीआई डिस्क्वालीफाई हो तो ये ना रहेगा बांस ना रहेगी ना बजेगी बांसुरी। अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया प्रोफेसर साहब ने। बात यह है कि महंगाई के बाद की अगर बात कर रहे हैं ना, 4 महीने बाद भाई साहब आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। वो महंगाई आज कल निकले यार, आप लोगों के लिए निकले। वो कह रहे 4 महीने बाद महंगाई नहीं होनी। मैं कह रहा हूँ कि ये बात 6 फुट लंबा हो चुका होगा। चले वो 4 महीने बाद वो कहते ना होगा 9 मन तेल और ना राधा नाचेगी। इस राधा ने जो 23 मार्च को नाचना है वो कल नाचे ना, परसों नाचे। महंगाई तो अब है, वो तो खत्म हो जाएगी। आपकी पार्टी को पता है मुझे, लेकिन यहाँ पे ना कोई इरादा है। तैमूर तालपुर साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा, एक तो ऑब्वियसली इनसे सवाल बनता है जिसका जवाब यही दिया जाता है नून लीग की तरफ से कि हमें पता है कि नंबर पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये आप लोगों की पीपल्स पार्टी की एक सजेशन रही कि आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं। विफाक से पहले आप आगाज करें उस्मान बुज़दार साहब से, फिर उससे भी पहले कहा गया पीपल्स पार्टी की सजेशन आई कि आप सेनेट से आगाज कर लें, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ आप लेकर आ जाएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो क्या अभी भी आप इस पर तैयार हैं? आपको लगता है कि सेनेट में इस चीज में आपको कामयाबी मिल सकती है और इसके बाद पंजाब में और वापस वजीर आजम को हटाने के लिए? देखिए जी, जब तक पीडीएम के साथ हम यूनाइटेड थे तो आपने सक्सेस स्टोरीज हमारी देखी। आपने देखा कि हम ऐसी सीटें निकाल के आ गए जो कि वहमो गुमान में नहीं था। गिलानी साहब के नंबर्स पूरे नहीं थे पर वो फिर भी इलेक्ट होके आ गए। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कंसिडर करेंगी तो आप देखेंगी कि पीडीएम की सक्सेस स्टोरीज अभी भी रिपीट हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात, कोई भी ऐसी जमात जिसके पीछे लोग हैं, वोट्स हैं, तो अवाम का शदीद हम पे प्रेशर है कि कुछ भी करो, किसी भी तरह इस नालायक, इस करप्ट हुकूमत से हमारी जान छुड़वाओ। तो उस वजह से मैं समझता हूं जब भी कोई ऐसी बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी, गेम बना के भी देगी और इंशाल्लाह रिजल्ट भी आप देखेंगे। आपने देखा था कि जब तक हम साथ थे पीडीएम में 13 बाई इलेक्शंस हुई,
13 में से 12 बाई इलेक्शंस पीटीआई हार चुकी है पूरे पाकिस्तान। कैन यू बिलीव इट? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि सिटिंग गवर्नमेंट में वफाक की जमात इस तरह से इतनी सीटें हारती जाए। सो यू हैव टू कीप ऑल दिस इन कंसिडरेशन। और यस, आज भी हमारी ऑफर इज देयर। जब भी इस नेक काम के लिए पुकारेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी। लेकिन अभी तक आपका साथ नहीं दे रही ना बाकी जमातें, और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। देखिए, साथ दे ना दे वो अलग बात है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बिलो द बेल्ट होती हैं, जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए तलाल चौधरी से। तो इस किस्म की गैर सियासी हरकतें अगर हम करते रहेंगे तो हम एक फुटिंग पे नहीं खड़े हो सकते। मैं समझता हूँ पहले भी शायद अगर शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्टिव होते तो उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो पीडीएम को इकट्ठा रख सकते थे। पर अब मैं ऑफ कोर्स अपनी राय दे सकता हूँ, मैं नून लीग के लिए उनकी तरफ से बात नहीं कर सकता, पर मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक ऐसा सियासी वो सिनियारो बनाएं कि जिसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और बिलो द बेल्ट ना जाए। क्योंकि देखें, मैं अगर अभी किसी की लीडरशिप के लिए कुछ बोलना चाहूँ तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर तो मेरी पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं है इस किस्म की गिरीली बातें करने की। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है। वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हर लिहाज से जितनी उनकी मजम्मत की जाए कम है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में ऐसे लोगों को इस तरह के बयानात देने के बाद दे जस्ट गो स्कॉट फ्री, कुछ होता नहीं है, तो इसलिए फिर बाकी लोग भी उनको फॉलो करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे का जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, उस पर बात करेंगे। और महंगाई पे जो हुकूमत की तरफ से बयान दिया गया है कि जी ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है, महंगाई कम होती चली जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हुकूमत का ये दावा है कि तीसरा मुसलसल ऐसा हफ्ता है कि महंगाई कम हो रही है। मिनी बजट का फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नाम वैसे ही दे दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स तो पहले ही कर दी गई हैं। सो अब ये जो मिनी बजट आना है इसमें महंगाई होगी नहीं होगी, क्योंकि दावा हुकूमत का ये है कि अशाए खुर्दनोश की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अब्बासी साहब पहले आपसे 92.9% पाकिस्तानी वो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। 4.6% ने PMLN का नाम लिया और 2.5% ने पीपल्स पार्टी का। देखिए, बिल्कुल ये डाटा बिल्कुल ठीक है। हमने कभी भी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और उसकी वजूहत ये है कि 2 साल तक आपने दुनिया को बंद करके रखा, कोविड की वजह से 1.5 साल तक, और जब खुला तो एकदम से डिमांड बढ़ी है और चीज़ों की शॉर्टेज है। और आपको ये मैं बताऊं कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको फ्रेट कहते हैं, फ्रेट का रेट जो $1000 था वो $5000 हो गया। इतना महंगा हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा दुनिया से डिमांड आई, उसका एक इम्पैक्ट आया और पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट है। हुकूमत ने कोशिश की कि अपना जो गरीब तबका है उनको बचाने के लिए जो 3 बड़ी मोस्ट एसेंशियल आइटम्स हैं उनमें 30% सब्सिडी देने का प्लान किया। फिर जो आप आज अपने फवाद साहब की बात की, तीसरा हफ्ता वो कह रहे हैं कि महंगाई कम है, जो वीकली आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, अच्छा, जिसमें 51 बहुत हसास अशिया होती है खुर्दनोश, उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी थी वो कम होना शुरू हो गई है। आज मुझे को पता था कि चिकन बड़ा सस्ता हो गया है, चीनी भी 130-135 से करते करते अब 90 पे आ गई है। यानी चीज़ों का अप डाउन है और 51 अशिया में से मोस्ट ऑफ द थिंग या स्टेबल रह रही हैं या नीचे आ रही हैं। हमने ये अभी भी नहीं कहा कि महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई है, लेकिन इस हुकूमत ने जिस तरह हैंडल किया। और ये जो आप सर्वे करते हैं ना, ये सर्वे हर 3 महीने बाद हुकूमत की कारकर्दगी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमने बिल्कुल कभी भी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़े लोग इनकार भी कर देते हैं ना। अगर
इनके हुकूमत में मुझे याद है आप लोग जब आते थे प्रोग्राम में ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते थे तो ऐसे कोई सर्वेज आते थे तो आप लोग कहते थे 100% सही है, 100% हमारा जब ये महंगाई करते थे तो हम अगले दिन सड़कों पे होते थे। हमारे यहाँ महंगाई होती है तो ये 4 महीने की तारीख देते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला, ये हमें कहते हैं भाई महंगाई सस्ती कर दो कि हमें निकलना ही ना पड़ जाए। डॉक्टर साहब आप लोगों ने ही इन पर उतना दबाव नहीं डाला कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है, वो ये बात वही आ गई कि आप ऑपोजिशन जो है बड़ी वीक तरीके से कर रहे हैं जी कि महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, जो इन्होंने चंद अल्फाज इस्तेमाल किए, आम आदमी से तो पहली बात इसका ताल्लुक कोई नहीं है। आम आदमी से मुराद मेरी 80% पाकिस्तानी हैं जिनके आज उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है जीरन हो चुकी है, मुश्किल हो चुकी है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। अब इस तमाम को अगर आप फेंकेंगे आलमी मंडी की कीमतों पे और फलां और बात को डाइवर्ट करने, जो हुकूमत के तमाम तर्जुमान कर रहे हैं मौजूदा, मैंने देखा है जहाँ जहाँ प्रोग्राम अब हो रहे हैं, बात बनेगी नहीं। देखिए अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएँ ना, इमरान खान साहब की ख़ास तौर पर जब हमारी गवर्नमेंट थी, अपोजिशन में थे, इनकी पार्टी के लोगों ने फंडिंग की पाकिस्तान में, बेदरेग उन्होंने पैसा लगाया पार्टी पे। इमरान खान साहब को भी उन्होंने ज़ाहिर है फैसिलिटेट किया, अपने जहाज़ों में बंदे इनके भर भर के ला के उन्होंने इनकी हुकूमतें बनाई। अब वो लोग पे बैक डिज़र्व तो करते थे, मतलब जट की बात तो यही है ना, ठीक है, उन्होंने सारा माल बनाया इनके दौरे हुकूमत में। अच्छा, उनके खिलाफ जितनी इंक्वायरियाँ खुली वो सारी की सारी उन्होंने ठप कर दी। FIA ने कहा हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अब ये जो फैसले हुए हैं, जो मैंने कहा कि माल कैसे बना, अचानक इन्हें जनाब जो कमेटियाँ शेटियाँ होती हैं इनकी और काबीना को बताया जाता है जनाब के मुल्क में चीनी जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, एक्सेसिव चीनी हो गई है, उसे इन्होंने जनाब एक्सपोर्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट हो गई चीनी तो फिर काबीना को बताया गया नहीं जी चीनी तो मुल्क में शार्ट हो गई है, अब चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी। किस रेट पे गई, किस रेट पे आई। अब वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टी को और उनकी लीडरशिप को अपने जहाज़ फराहम किए हुए थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया इस तमाम ट्रेड से, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। कोविड फलाना फलाना, भाई जो मुल्क की आपकी बद इंतज़ामी की वजह से या आपके अपने लोगों को जो फैसिलिटेशन हुई है उससे जो प्रॉब्लम हुई है, एटलीस्ट उसे तो एक्सेप्ट करें। बट इनके अपने लोगों के जिनके भी नाम आए, चाहे किसी भी स्कैंडल में आए हुए हों, उनको तो क्लीन चिट्स मिल जाती हैं। आमिर कियानी साहब हो गए, उधर वो परवेज़ खटक साहब हो गए, नाब की तरफ से आपने देखा है क्लीन चिट्स मिली हैं। बट इसी पे तैमूर तालपुर साहब, महंगाई के हवाले से अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये जो मेरा सवाल है कि हुकूमत की एहतसाब की जो ड्राइव है, इस पे इसी सर्वे के अंदर ये बताया जा रहा है कि 85.9% लोगों ने कहा है, मेजॉरिटी ने ही कहा है कि हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी गैर तसल्ली बख्श है, और इससे भी बढ़ के 66.8% लोगों ने कहा है कि जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो ये एहतसाब कर रहे हैं, वो यकतरफा कर रहे हैं। तो यानी आप लोगों को अपोजिशन का जो नैरेटिव है उसको तकवीत मिली है इस सर्वे के अंदर। बिल्कुल, देखें जब भी कोई जलसा जुलूस होता था, जब इमरान नियाजी अपोजिशन में थे, तो तब हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर साहब यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पेपर उठा के और कहते थे ये देखें जी, इस पर भरोसा करो, बिजली के बिल देना बंद कर दो, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आज वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिस इदारे पर इतना एतबार था आपको, उसी ने कह दिया है कि आज तक पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत शायद रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है। और उसी टाइम पर आपके पास ये सारे वैलिड चीज़ें आपकी आवाम की तरफ आ रही हैं, आपके लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। और बेसिकली क्या है रीज़न है, दे डोंट हैव दैट सीरियसनेस अबाउट दिस इशू। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं जल्दी से। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब पर डॉलर प्राइस पर बैरल जो है ऑयल की वो $147 थी, और हम उस पर 100 से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे में पेट्रोल सप्लाई करते। आज $75 फी बैरल प्राइस है, और ये क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। तो इनके करप्शन के किस्से हैं, मेरे ख्याल से ये बातें भी नहीं है। पहले कहते थे कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उसकी टीम करप्ट है, पर आज सब कहते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्ट है। ठीक है, तो अब्बासी साहब देखें, ये एहतसाब की जो बात है, ये भी अगेन आपने सर्वे मान लिया है। मैंने पहले ही अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, आपने इसको डिनाई नहीं किया। आपका एहतसाब लोगों की नज़र में, मेजॉरिटी की नज़र में यकतरफा है, यानी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को आप लोग दीवार से लगा रहे हैं, आपके अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, अभी जो तालपुर साहब ने बात की ना कि इमरान खान साहब की बहन जो उनका कारोबार, मुझे बता दें वो किस ओहदे पे थी, उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, उनके भाई कौन से वज़ीर आज़म थे, कौन से वज़ीर आला थे। सवाल ये नहीं, ऐसी आप एक ऐसी बात करें जिससे कोई ना सारे ना पैर है, तो वो बनती नहीं है।
करप्शन जिन लोगों पे इल्ज़ाम है उन पे इल्ज़ाम है, और उन्होंने कह दिया था कि सबसे ज़्यादा करप्ट जमात पीपल्स पार्टी है, उनके मुंह से गलती से निकल गया। लेकिन बहरहाल आपने बाकी चीजें नहीं सुनी, ये नहीं, जरूर मैं वो की बात आपने। कभी कभी इंसान को कभी कबूलियत का वक्त भी होता है। कहने की बात ये है, मुझे ये खुशी होती है जब पीपल्स पार्टी वाला मेरी किसी पार्टी की करप्शन की बात करता है, तो मैं खुश होता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कि कम से कम करप्शन को लोग बुरा समझना शुरू हो गए। और मैं तालपुर साहब से और डॉक्टर तारिक फजल साहब से बिल्कुल बबांगे दोहल ये बात करता हूँ, मेरा कोई वजीर करप्ट निकले, मुझे उसमें और पीपल्स पार्टी और नून के करप्ट में कोई फर्क नहीं करना। नहीं, लेकिन मसला ये है ना कि आपके वजीर करप्ट निकलते ही नहीं है ना, उनको इदारों से पहले क्लीन चिट्स मिल जाती है। आपके कहने पे और डॉक्टर तारिक फजल के कहने पे मैं अपने बंदों को जेल तो भेज नहीं सकता। अगर आपको जिस तरह हमने इनके दौर में इनकी करप्शन को एज अ पॉलिटिकल पार्टी हाईलाइट किया, हम तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, डॉक्यूमेंट्स देते थे, नैब के पास जाते थे। आप अगर घर बैठे बैठे कि जी हम आपके कह रहे हैं जी मियाँ साहब शहबाज साहब पे 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इल्जाम नहीं है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें वो भुगत रहे, आप मेरे बारे में कह देते हैं कि जी वो चीनी खा के वो आटा खा के, ये इस तरह नहीं होता। और मुझे खुशी होगी कि जिनका ये नाम ले रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उनकी को करप्शन का सबूत देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि अगर गलत हो वो इनको हम इनके खिलाफ केस करें, जैसे हम करते थे ना। इस तरह तो नहीं होता कि आप ना एहतजाज करें, ना कोई डॉक्यूमेंट दें, बैठ के हम आपको 50 केसेस में सजा करवाएं, अगर और आप हमारे बारे में कहते हैं ये वाकई वो 126 दिन का धरना देते उस तरीके से इस्लामाबाद में, तो यानी बात थे। जब ये करप्शन पे निकलेंगे तो यकीन माने एक उंगली इधर करेंगे, 6 उंगलियां इन पे हो। मैं मानता हूँ 126 दिन जो धरना जिस अंदाज से आपने किया, ना हम करना चाहते हैं ना हम करेंगे। आप दूसरी बात ये है जी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाई साहब ने जो बात की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप चीनी वाले बात पे, कल भी कोई रिकॉर्ड आज भी हुई है, अदालत में ले गए, परसों भी की है। ये बातें मुझे आप बताएं कि क्या जो मैंने आपको सिर्फ एक चीनी की मिसाल दी है, क्या ये आपके इल्म में नहीं थी? ईमानदारी से बताएं, थी ना? सही, बिल्कुल सही। पता है आपको, FIA की इंक्वायरी हुई, सारे बेगुनाह हो गए। मैं यही तो कह रही हूँ कि उसके बाद वो आप जो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ आपसे पूछा है, आपको भी पता है, देखने वालों को पता है, आपके हर बंदे को पता है कि यार किस तरीके के साथ आपने, बात वही है कि उस टाइम तो हम हुकूमत से पूछते ही रहते हैं कि भाई उस टाइम कहा गया वाफिर तादाद में पड़ी है, वाफिर तादाद में पड़ी है, आप पैसे खा के एक्सपोर्ट कर दी, और अपोजिशन जो है वो एहतजाज करे होते, किसी इदारे के पास जाना पड़ता है। हमने जब पैनामा आया, हमने सुप्रीम कोर्ट के पास गए। आज मरियम साहब को सजा हुई है तो नैब की अदालत से हुई है, मियां साहब अगर उनकी अपील रिजेक्ट हुई है तो हाई कोर्ट से हुई है। बेटा बासी साहब एक सवाल मेरी बात सुने, चलें, इदारों ने फैसले करने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इदारों के हेड्स लेकिन ये जो चीनी की बात की है तो सबको पता था ना कि कहा गया कि जी वाफिर मिकदार में उठा के एक्सपोर्ट कर दी, फिर किल्लत हो गई, बहरान आ गया, फिर इंपोर्ट की, और वहां पे भी क्या कीमत डिसाइड हुई। अब ये कहीं ना कहीं किसी काबीना में वजीर आजम को बताया गया, वो जो लोग मिसगाइड कर गए वजीर आजम को, उन्हीं को पकड़ लें। भी एक्सेप्टेड, इसको वजीर आजम ने भी माना कि गलत ब्रीफ वो किया गया, और इसको उन्होंने सुन लेना, तारीख में पहली दफा एक कमीशन बनाया गया। आपको पता है इसमें बहुत हमारे प्यारे भी नाराज हुए, चीनी की हमारे लोग भी हैं, और चीनी आपको पता है जरदारी साहब के भी मिल रहे हैं अनकाउंटेबल, और नवाज शरीफ खानदान का भी कारोबार है, इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है। लेकिन अगर किसी इदारे में ये गड़बड़ हुई है, उसके तमाम इंक्वायरी और जो भी रिपोर्टें हैं वो मौजूद हैं। अच्छा। इस गलती को अगर आप नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की करप्शन से मैच करना चाहते हैं तो टीवी टॉक शो में कर लें सादिया, बाहर सड़क पे अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान किसने लूटा, इमरान खान ने, नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी बातें लास्ट कमेंट मुझे ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं के लिए करप्शन का पाकिस्तान में अगर बयानिया बनाया है तो सिवाय 3 सालों से भाई साहब नाराज हो जाएंगे, यही फजूल गुफ्तगू और घटिया गुफ्तगू, करप्शन भाई आप करप्शन भाई आप मुझे बताएं, उसे आप सजा दें, सुन ले शहबाज यार आप अदालतों में सजा दिलाएं, अदालतों में सजा चल रहा है ना, सजा होती है, आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ साहब को आपने घर भेजा है पनामा, सजा होती है, ऑडियो अकामा पे घर भेजा है आपने, क्या लेकिन एक बात इमरान खान साहब अदालतों पे आप हमले करते हैं। बड़ा अच्छा एक बात की कि इमरान खान साहब का कारोबार कोई नहीं है, रहने कारोबार उन्होंने किसी का देना भी नहीं है, अपना है नहीं, किसी का भी नहीं छोड़ना। चले, अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब आपका, और तैमूर तालपुर साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।